हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोमेकी की खोज सन 1946 में हुई तथा 1960 से इस तकनीक का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की संरचना निर्धारण में किया जाने लगा। कार्बनिक यौगिकों में कंपन उत्पन्न करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रेडियो तरंगों में उतनी ऊर्जा नहीं होती है। इस क्षेत्र की ऊर्जा कंपन तरंग संक्रमण तथा इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है। इसलिए सामान्यतः कार्बनिक यौगिक रेडियो तरंगों को अवशोषित नहीं कर सकते, किंतु विशेष परिस्थितियों में कुछ परमाणु के नाभिक इन रेडियो तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। इन परमाणुओं के नाभिक में विषम संख्या में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके फलस्वरूप इन परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट शून्य नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी निश्चित मान पर ऊर्जा के अवशोषण से नाभिक कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा स्थिति में चला जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के इस निश्चित मान पर एक सिग्नल प्रकट हो जाता है। सिग्नल की तीव्रता और अवशोषण की आवृत्ति के मध्य खींचा गया ग्राफ एनएमआर स्पेक्ट्रम कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के उस मान को नोट कर लिया जाता है जब विकिरणों का अवशोषण होता है। किसी भी यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोमेकी तकनीक द्वारा अणुओं में हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, फास्फोरस आदि नाभिकों की उपस्थिति का बोध होता है। जब अणुओं में उपस्थित प्रोटॉन का अध्ययन एनएमआर की सहायता से किया जाता है, तब उसे प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी कहा जाता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में उच्च प्राकृतिक बहुलता में पाए जाते हैं। प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमी यौगिकों में प्रोटॉन की संख्या, उनके प्रकार एवं प्रकृति की जानकारी देते ही हैं, साथ ही साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रोटॉनिक वातावरण को भी जानकारी प्रदान करती हैं। आधुनिक एनएमआर फोटोमीटर इतने सुगराई होते हैं कि 1 साइकिल प्रति सेकंड की परिशुद्धता तक की माप की जा सकती है। अधिकांश कार्य 40 से 60 मेगा साइक्लिक सेकंड आवृत्ति 10,000 से 15,000 गाउस चुंबकीय क्षेत्र पर किया गया। ग्राफ में एक्स अक्ष पर पीपीएम में टाउ या डेल्टा तथा वाई अक्ष की तीव्रता के मान अंकित करते हैं। शिखर की ऊंचाई का मान याद करके हम प्रारंभिक जानकारी ले सकते हैं, किंतु अधिक शुद्ध मान के लिए अवशोषण शिखरों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है या अवकलित तीव्रता निकाली जाती है। एनएमआर स्पेक्ट्रमों की प्राप्ति सैद्धांतिक रूप से किसी यौगिक का एनएमआर स्पेक्ट्रम यौगिक को स्थिर बल के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर परिवर्तनशील विकिरण की आवृत्ति तथा अवशोषण के मध्य ग्राफ खींचकर प्राप्त कर सकते हैं, किंतु
वास्तविक प्रयोगों में विकिरण आवृत्ति को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक निश्चित मान पर ऊर्जा के अवशोषण से नाभिक कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में चला जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के इस सिद्धांत का मान एक सिग्नल प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से प्राप्त हुए स्पेक्ट्रम को एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसी में आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम का उपयोग है, तो उपयोग भी देख लीजिए। नंबर 1, संरचना का निर्माण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। एनएमआर स्पेक्ट्रम का द्वारा जटिल संरचना वाले यौगिक के अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निर्धारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की पहचान भी इसकी सहायता से की जा सकती है। किसी यौगिक में विशिष्ट क्रियात्मक समूह या संरचनात्मक विशिष्टता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का ज्ञान रसायन विस्थापन सारणी से कर लेते हैं। इस प्रकार यौगिक की संरचना का निर्धारण किया जाता है। इसी में नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध द्वारा डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनएमआर का उपयोग कार्बनिक यौगिक तथा धातु कीलेटों में हाइड्रोजन बंध के अध्ययन में किया जाता है या किया जा सकता है। यदि यौगिक में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है तो प्रोटॉन सिग्नल निर्मल क्षेत्र डाउनफील्ड और लोअर फील्ड की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन बंध बनने से प्रोटॉन का परीक्षण कम हो जाता है। यह सिग्नल प्रबल क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाए तो यह यौगिक में अंतराणविक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के टूटने को प्रदर्शित करता है। और भी इसके काफ़ी उपयोग हैं, तो आपके 2 उपयोग काफ़ी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।